बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मेरे सभी साथी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अगर एक का नाम रह गया तो वो नाराज हो जाएगा। लिहाजा मेरे लिए सभी काबिल एहतराम हैं, चाहे वो इधर बैठे हैं या उधर बैठे हैं, चाहे कुर्सी पे बैठे हैं नीचे बैठे हैं। लेकिन मैं साहिब सदर और ब्लॉक सदर हमारे जो असलम खान साहब हैं उनका नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि वो इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम और आदाब। दरअसल काफी अरसा से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जमोला आऊं, जमोला आके आपके मुश्किलात के बारे में आपसे सुन सकूं और जिस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, रियासत जिन हालात से गुजर रही है, ये यूनियन टेरिटरी जिन हालात से गुजर रही है, हम उन हालात के बारे में आपस में बात करें। पिछले 4 साल से एक रियासत में जो माहौल चल रहा है, कोई चुनी हुई सरकार नहीं। आपको याद होगा 2018 में यहां पे सरकार गिर गई थी और 2018 के बाद आज तक यहां पे कोई इलेक्शन असेंबली का नहीं हुआ, यहां पे कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जो लोगों के मसाइल सुनती और लोगों के मसाइल हल करती। एक निजाम बनाया गया, पंचायत का निजाम बनाया गया, पहले पंच सरपंच बनाए गए, फिर ब्लॉक कौंसिल्स बनी, उसके बाद जिला तरक्याती कौंसिल्स के इलेक्शन हुए और उसमें कुछ नुमाइंदे जिला तरक्याती कौंसिल्स के नुमाइंदे बने। तो ये एक चीज बावर करवाई गई सारी दुनिया को कि अब हमने असेंबली का मुतबादिल जो है, जो 70 साल से यहां पे एक पंचायती निजाम कायम नहीं किया यहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने, जिनकी सरकारें रही, वो निजाम हमने कायम कर दिया है और हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी को हमने स्ट्रेंथन कर दिया है। जो लोगों के काम 70 साल में नहीं होते थे, वो शायद इन 3 सालों में 4 सालों में होने चाहिए। हमें तो ये कहा गया, दुनिया को कहा गया, सारे मुल्क को कहा गया कि दफा 370 के तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए तरक्की के तमाम रास्ते खुल जाएंगे। जम्मू कश्मीर से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को, यहां के लोगों को यहां से 7 समुंदर पार मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उनको रोजगार यहां मिलेगा। आज 3 साल हो गए दफा 370 को टूटे हुए भी, रियासत को तोड़े हुए भी। हम मरकज के ज़ेरे इंतजाम डायरेक्ट है, लेकिन बेरोजगारी तो बढ़ रही है। अगर सारे हिंदुस्तान में बेरोजगारी की रेशो 7% है, तो जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की रेशो 27% या 23% है। यहां कुछ लोग छोटी बातें करते हैं और फिर हमें भी मजबूरन छोटी बातों का जवाब देने के लिए छोटी बातों पे आना पड़ता है। लेकिन हमें मजमूई तौर पे बात करनी चाहिए कि जहां रियासत जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में बेरोजगारी है और उसके चलते जहां इस इलाके में भी बेरोजगारी है, हम तो मरकज से ये मुतालबा करते हैं, हम तो दिल्ली की सरकार से ये मुतालबा करते हैं
कि आपने जब दफा 370 तोड़ा था, आपने हमारी रियासत के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपने जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा कीजिए। हम एक दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत में रहते हैं। हमें इस चीज का फख्र है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में रहते हैं। लेकिन क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में रह के हमें अपनी सरकार चुनने का कोई हक नहीं? बंगाली को अपनी मर्जी से अपना नुमाइंदा बना के अपनी मर्जी का मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाने का हक है। तमिलनाडु वाले को है, पंजाब वाले को है, बिहार वाले को है, हरियाणा वाले को है, यूपी वाले को है, उत्तराखंड वाले को है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों नहीं? हमने क्या गुनाह किया है? हम अमन पसंद लोग हैं। ये आजादी का महीना है। आज लोग तिरंगे की बात करते हैं, आज लोग हिंदुस्तान के झंडे की बात करते हैं। मैंने आज से 30 साल पहले अपने इतनी बड़ी लंबी दाढ़ी रख के बुजुर्ग को आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हुए देखा। आज हमें कोई वतन परस्ती सिखाएगा? हम तो जन्म से हिंदुस्तानी हैं, हम दिल से हिंदुस्तानी हैं। हमारा एतबार और अकीदा जो है इस चीज पे पुख्ता है। लेकिन क्या हमें इस आजाद हिंदुस्तान में एक जमहूरी सरकार नहीं होनी चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को एक जमहूरी सरकार का हक अधिकार नहीं होना चाहिए? मुझे आप लोगों की बातें सुन के बहुत दिल रंज होता है। शिकायत क्या है जनाब? GRS की शिकायत है। शिकायत क्या है जनाब? आपके कामों के नकली पैसे निकाले जाते हैं, ये शिकायत है। शिकायत क्या है जी? आपके काम नहीं होते। शिकायत क्या है जी? आपके अस्पताल में डॉक्टर नहीं आता। शिकायत क्या है जी? आपके स्कूल में मास्टर नहीं आता। जब हम सरकार में थे तो यहां का आम आदमी किसी बड़े से बड़े आदमी को फोन करता था, बड़े से बड़े अफसर को फोन करता था, वो उसकी घंटी, पहली घंटी पे फोन उठाता था। बिल्कुल वो थी सरकार जिसमें इज्जत थी, लियाकत की इज्जत थी, हाजी हुसैन मोहम्मद की इज्जत थी, रशीद की इज्जत थी, पुरुषोत्तम की इज्जत थी, गरदारी की इज्जत थी, मनीर की इज्जत थी, लोगों की एक इज्जत थी। लेकिन आज जनाब हम PHE वाले हमारे इलाके में पानी ना चलाएं, हम किसी को फोन करते हैं, यहां से का बड़ा से बड़ा इज्जत आदमी, उसके फोन को कोई नहीं उठाता। उसका पानी बंद रहे, महीनों उसका पानी बंद रहे, उसका पानी कोई नहीं उठाता। आपका ट्रांसफार्मर सिंगल लाइन हो जाता है जनाब, मुझे फोन करते हैं लोग, मैं डी साहब को फोन करता हूं, जनाब वो ट्रांसफार्मर खराब हो गया, कोई मैकेनिक भेज के उसको जरा मेहरबानी करा के ठीक करवा दो। हमारे दौर में ये बात तो नहीं थी। यहां एक जमहूरी सरकार का होना बहुत जरूरी है। जमोला की सरजमीन के साथ मुझे वोट मिले या ना मिले, लेकिन मुझे एक दिली बहुत लगाव है। कहते हैं ना किसी की कोई जन्म भूमि होती है, ये जमोला मेरी कर्म भूमि है। आज मैं आया यहाँ पे तो मुझे किसी ने कहा जनाब आज कोई हैंडपंप बांटने जा रहा है वहां पे। मैंने कहा जी निकलवा दीजिए, अच्छी बात है। कहा जनाब कोई जंगलात में सड़क लगानी है, कोई जंगलात में सड़क लगा ले। हमें किसी की जात के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं, हम चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। लेकिन ये हैंडपंप तो 2 दिन पहले भी निकाला जा सकता था, 2 दिन बाद भी निकाला जा सकता था। आज ही क्यों निकालने की जरूरत पड़ गई जनाब? क्योंकि आज जुल्फकार को आना था, लिहाजा इसका क्रेडिट भी मुझे ही जाना चाहिए।
किसी को सड़क का काम आज से 2 दिन पहले भी शुरू हो सकता था, आज ही क्यों शुरू करना पड़ा? क्योंकि जुल्फकार आ रहा है, 20 लोगों को रोक लेंगे। हमें लोगों को, मैंने हजारों और लाखों की तादाद में, मैंने 10-10 लाख के लोगों के जलसे में तकरीरें की हैं। मेरे लिए 10 आदमी भी बहुत होते हैं और 10 लाख भी बहुत होंगे। ये मेरे लिए मायने नहीं रखता कि कितने आदमी आएंगे मेरी मीटिंग में। आज ये नेट का जमाना है, शाम तक 20,000 लोग मेरी तकरीर सुन चुके होंगे। यहां कोई 10 भी आए तो मेरे लिए क्या मायने रखता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारा खलूस नीयत होना चाहिए। जमोला में जिस सड़क पे आज लोग चलकर जुल्फकार की मुखालफत करते हैं, ये सड़क खुदा के सामने बताओ किसने बनाई है। मैं ये नहीं कहूंगा अपने मुंह से कि मैंने बनाई, आप बताओ किसने बनाई है। मौलवी साहब बताओ किसने बनाई है, असलम साहब बताओ किसने बनाई है। जो मेरे मुखालफत करते हैं लोग, उनको पूछिए, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए सड़क किसने बनाई है। जिस सड़क पे आप रात को चलते हैं और डीडीसी के इलेक्शन में जो शराब बांटते थे जिस सड़क पे चल के, वो सड़क जुल्फकार ने बनाई। मैंने यहां 18 करोड़ की लागत से कंडी गाला में पानी लाया, साइनाल से उठा के। बुई मोड़ में टंकी बनाई, निजामुद्दीन सरपंच के घर के पीछे टंकी बनाई, खां में टंकी बनाई। पूरा ब्लॉक, जब मैं यहाँ पे एमएलए था, मैंने जल जीवन मिशन में इस पूरे ब्लॉक को जल जीवन मिशन में रखवाया था। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के मुख्तलिफ ब्लॉक थे जो जल जीवन मिशन में नहीं आ सके, लेकिन आपका ब्लॉक सबसे पहले प्रायोरिटी पे जल जीवन मिशन में आया। मैंने ये नहीं किया कौन मेरे साथ है उसके घर पानी लगना चाहिए और कौन मुझे मेरे साथ नहीं उसके घर पानी नहीं लगना चाहिए। मैं देख रहा था चंद दिन पहले यह अंजेरी सड़क के लिए हमारे कुछ साथी हैं, ढोल और बांगड़े चल रहे थे, मैंने नेट पे देखा। मैं तो 2014 में गाड़ी में बैठ के अंजेरी स्कूल में गया हुआ हूं, उसी सड़क पे, और उसी वक्त का आज भी रिकॉर्ड में निकाल के देख लो कि मैंने नाबार्ड में प्रोजेक्ट बना के भेजा था। मैंने इनसे, ये जो नारमा बरादरी है, इनसे जमीन ली। ये तो जमीन को हाथ नहीं लगाने देते थे, मैंने जमीनें इनसे लेके ये सड़क यहां से बनवा के दी। और आज 5.5 करोड़ 57 लाख रुपए मैंने उस सड़क के लिए ला के दिए नाबार्ड में, और जिस वो सड़क बनेगी वो हमारा देन है। स्याड़ी जमोला की सड़क मेरी देन है। रताला पुल की तामीर का काम मैंने शुरू किया। जमोला में अस्पताल बनाया, मैंने बनाया। जमोला में हाई स्कूल मेरे बाप ने बनाया था और हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग मैंने बनाई। यहां पे लोगों के घरों में हैंडपंप कई लगाए हमने। बहुत सारी चीजें हैं। मुझे याद है कि मैंने 2009 में 1992 में यहां बिजली बंद हो गई थी। जमोला में जब एक सैलाब आया था 1992 में, तो ये सारी बिजली जो है यहां खत्म हो गई थी। और मैंने 2009 में जब मैं एमएलए बना तो मैंने सबसे पहले नीचे अस्पताल के पास ट्रांसफार्मर लगाया और 17 साल के बाद मैंने आपकी बिजली को दोबारा से बहाल किया। उसके बाद मैंने गुप अंधेरे में जमोला को देखा हुआ है। आज मुझे कहते हैं काले चश्मे उतार के देखो, मुझे तो काले चश्मों में ज्यादा अच्छा नजर आता है। सच कहता हूं, काला चश्मा उतारूं तो मेरी आंखें बंद हो जाती है, काला चश्मा लगा के रखूं तो मेरी आंखें ज्यादा खुल के देख सकती हैं। तो कहते हैं काला चश्मा उतार के देखो। हाँ दिखाइए ना, काला चश्मा उतार के क्या देखूं? ट्राइबल में जो पैसा आया, उस जो सड़क बनी ट्राइबल में, उसमें लोगों ने मक्की बीज ली, वो देखूं? या बुई मोड़ से नीचे जो पस्सी डाली है वो देखूं? क्या देखूं? के दसनो चाहे में ना
ट्राइबल का मतलब जो ट्राइबल के जुमरा में आने वाले गरीब लोग हैं। आप मुझे बताइए, बहुत सारे लोग यहां पे ट्राइबल तबका से बैठे हैं। मुझे इसलिए नहीं कि किसी की मैं मुखालफत करूं, कोई हमारा अपना उस महकमे का सेक्रेटरी है या मुझे उसके साथ कोई इख्तलाफ है, नहीं। मैं कहता हूं कि हकदार को हक मिलना चाहिए। यहां मैं ट्राइबल का जिक्र तब करता हूं कि यहां लोग ट्राइबल 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 सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। कम से कम उस अफसर की इज्जत का ख्याल तो रखो जो इतने बड़े ओहदे पे बैठा है। उसकी बदनामी क्यों करवाते हो? पैसा तो सरकार का आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, इस इलाके के, इस यहां के ट्राइबल की तरक्की के लिए आता है। यहां की कौन से ट्राइबल की तरक्की हुई? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक आदमी है आपके अपर जमोला में जिसकी ट्राइबल में तरक्की हो रही है। उसने तो बहुत पैसे देने हैं कहते हैं, मुझे नहीं पता है, कहते हैं उसकी तरक्की हो रही है ट्राइबल में। एक आदमी पार है जिसका साहबजादा भी उस महकमे में है, उसकी तरक्की हो रही है। क्या यही दो ट्राइबल है, बाकियां ट्राइबल नहीं है? या हमने बाकियां ने शायद, हम राजपूत नहीं बन गया, हम भी ट्राइबल ही हैं। या ये सवाड़ी में चले जाएं, एक आदमी सवाड़ी में ट्राइबल है, वो पार रहता है उधर, उस जगह का क्या नाम है, बग्याला कोट पार ही रहा, तड़ीनी नक्का। एक ट्राइबल वहां रहता है, दो ट्राइबल अपर जमोला में रहते हैं, दो ट्राइबल मड़ूता में रहते हैं। यही ट्राइबल है क्या? अगर ट्राइबल की बात करनी है तो यहां के गरीब ट्राइबल की बात करो कि उसका कुछ बने। सड़कें बनने के लिए पीएमजीएसवाई है, सड़कें बनाने के लिए आपके पास सीआरएफ है, सड़कें बनाने के लिए आपके पास नाबार्ड है। गरीब बकरवालों की बेड़े मार गई, बेचारों को टेंट नहीं मिला, रात को बुलाते हैं, आओ तुम्हें टेंट दे देंगे तो हमारी एक मीटिंग हो जाए। मैं आपको एक बात कहूं, ईमान अल्लाह की जात पे रखना चाहिए। कोई किसी को इख्तियार देने वाला नहीं है। ऋषित पे इख्तियार देने वाला, ये फोन काट लेने बाद में, इख्तियार देने वाला अल्लाह की जात है। किसको इख्तियार मिलेगा इस बात का कोई पता नहीं। क्या पता जो नाचने वाले हैं, हम सारे जो नाच रहे हैं मेरे समेत, हम में से किसी को ना मिले, कहीं और किसी को मिल जाए। अल्लाह ने किसकी किस्मत कहां लिखी है। हमारे यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब बने पिछले दिनों में, डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बनूंगा, लेकिन जब अल्लाह ने उनके नसीब में लिखा था तो मैंने सारी जिंदगी उनके मुखालिफ इलेक्शन लड़े हैं और मैंने सबसे बढ़ चढ़ के उनकी मदद करके उनको डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन बनाया। बिल्कुल। अल्लाह जब मदद करवाता है किसी की तो उसके दुश्मन से भी करवाता है। अल्लाह जब किसी की मदद करवाता है तो उसके बदतरीन मुखालफत से भी करवाता है। ये अल्लाह के काम हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हजरत अली का करम अल्लाह ताला वजू का एक कौल है कि जब आपको फैसला करने का मौका मिले, दो आदमी आपके सामने हैं, एक आपका दुश्मन है, दूसरा मुनाफिक है, तो आपको यह फैसला करना है उन दोनों में से एक के हक में कि आपने मुनाफिक के हक में फैसला करना है या दुश्मन के हक में फैसला करना है। दुश्मन तो वो होगा जो सामने से वार करेगा, मुनाफिक तो वो है जो आपकी पीठ के पीछे से वार करता है। तो हजरत अली करम अल्लाह वजहू ने कहा है कि इस सूरत में आप अपने दुश्मन के हक में फैसला करो, मुनाफिक के हक में फैसला नहीं करो। मेरे भाइयों,
मैंने जिन लोगों को अपने हाथों से पाला, जिन लोगों को मेरी मां ने अपने हाथों से दूध पिला के पाला, जिन लोगों को हमने उंगली पकड़ के स्कूल में जाना सिखाया, वो लोग जब 370 टूटा, हमें बंद कर दिया गया, हमने कहा आप जाओ, जाके लोगों का ध्यान रखो, आपको नुमाइंदगी देते हैं, आप लोगों का ध्यान रखो। हम उधर बंद रहे, मुझे कोरोना रहा और वो मेरी पीठ पे छुरा घोंपते। उन्होंने कहा आप चलिए, हम बैठेंगे यहां। हमने कहा नहीं, तुमसे बेहतर हमें नसीम लियाकत है, वो बैठेगा। क्योंकि जब फैसला हमें ये करना है अल्लाह के हुजूर, तो फिर ये फैसला बेहतर होगा हमारे लिए। तो भाइयों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो अपने मां बाप का नाफरमान है, जो अपने बुजुर्गों का नाफरमान है, जो अपनी मां का सगा नहीं, वो आपका सगा क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो लिहाजा आज कहते हैं, मैं कोई तकरीर सुन रहा था उनकी, जनाब की साहब की, वही मोड़ में तकरीर कर रहे थे, तो काला चश्मे वाले दिन की, कहते हैं इनको वलियों की बद्दुआ है। हमें वलियों की बद्दुआ होगी? अब वो तो हमारे पेट की औलाद है ना हमारी। बिल्कुल। क्या ये बात किसी के मुंह से जेब देती है अपने माँ बाप के लिए कि इनको वलियों की बद्दुआ है? ये नहीं। तो लिहाजा मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एक तो वो साहब थे जिन्होंने गद्दारी की, और दूसरे चंद मेरे साथी जिनको 12 महीने लायरी चाहिए चूसने के लिए। लेकिन हम गुजर भी है ना, सारा नहीं होने लगा, काफी गुजर है। लेकिन एक गल याद रखनी चाहिए कि लायरी भी एक तड़े फिर फंडर हो जाएगी। हमेशा लायरी की तलाश में रहना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जलालत का काम। कुछ लोग तो मेरे साथ कलमा पढ़ते थे, नौज़ुबिल्लाह, मुझे नहीं कहना चाहिए कि उनको मेरे सिवाय कोई चीज नजर नहीं आती थी, लेकिन वो मुझे अब एहसास हुआ वो मेरे नहीं, वह तारगी मगर ही था। तार गई, वह भी चलेगा, नवी तारगी मगर। और एक बात याद रखना, मैं अपने उन अजीजों को भी कहता हूं जो आजकल कंधे पे उठा के उनको बांगड़ा खिलवाते हैं, जो 20 साल मैंने जिनको चिल्लाया है, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने पाला है, लेकिन जिनको मैंने 20 साल चिल्लाया है, वो जुल्फकार के सगे नहीं हुए तो तुम्हारे कितने सगे होंगे? वो भी वक्त का इंतजार करते हैं, वो भी पता नहीं दिन को किससे बात करते हैं और रात को किससे बात करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि वो सारे लोग जो मुझे छोड़ के 2020 के डीडीसी के इलेक्शन में किसी और के साथ गए थे, वो सारे नहीं, 90% लोग वो मेरे कांटेक्ट में। आज भी मुझे रात को वो फोन करते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा आपके सामने आज, अब मेरे लिए उनके दरवाजे बंद हो चुके। अब मेरे लिए सब कुछ हाजी हुसैन मोहम्मद है, अब मेरे लिए सब कुछ लियाकत है, अब मेरे लिए सब आप लोग हैं। मैं आपकी इज्जत करूंगा, रशीद साहब हैं, अनवर शाह साहब हैं, दूसरे साथी हैं, सचिन जी हैं, साई खान साहब हैं, ये साथी हैं, चरण सिंह जी हैं। आज ये मेरे लिए सब कुछ है और मैं इन पे किसी दूसरे को आप तरजीह नहीं दे सकता। आपको एक बात याद रखना चाहिए, इंशाअल्लाह कल आपका है,
मैं आपको यकीन से कहूंगा, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि इलेक्शन 2 महीने के बाद हो या 6 महीने के बाद हो, अब 6 से ज्यादा की बात नहीं है। जब भी इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। और पहले से डबल लीड लेके आप जीतोगे, ये बात याद रखिए। अब है कौन है लड़ने वाला यहां? जिंदगी रहनी चाहिए, वक्त आएगा दिखा देंगे है क्या है, कौन है क्या है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, आपने छोटे छोटे कामों का यहां पे जिक्र किया। मुझे पता है न्यारकसी के लोगों की मुश्किलात है, मुझे पता है पार वाले बाड़ियों वालों के लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। इंशाल्लाह आप प्रायोरिटी आपकी है। अगर ये सड़क यहां ना होती तो शायद यहां भी कोई ना आता और नीचे बैठ के मीटिंग करके चला जाता। आज यहां पहुंचते हैं, सड़क के आसानी से पहुंच जाते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपकी मुश्किलात का मुझे पता है। मैं एक बार वहीं स्कूल में मीटिंग कर रहा था, तो वहां एक बच्ची ने तकरीर की थी और उस बच्ची ने मुझे कहा कि कुछ तल्ख अल्फाज में कहा कि मुझे आपकी भी बच्चियां हैं, आपकी भी बहनें हैं और हमें यहां से चल के जमोला हाई स्कूल के लिए जंगल से चल के पैदल चल के वहां तक जाना पड़ा। और मैं जिस दिन एजुकेशन मिनिस्टर बना, मैंने सबसे पहला ऑर्डर अंजेरी में हाई स्कूल का किया। कोठा उस दिन मैंने हाई स्कूल किया। मैंने इसलिए किए कि उस बच्ची की बात मेरे दिल को स्ट्राइक करती। मैंने उस बच्ची के जो हालात थे, मैं सबसे पहले मैं पैदल गया था, उसके बाद में दूसरी बार गया तो गाड़ी पे गया 2014 में। तो इंशाअल्लाह वक्त आएगा, हम जो सड़क बनाएंगे वो पुख्ता बनाएंगे। हम जो सड़क बनाएंगे उस पे अच्छी लुक डाल के आपको सड़क बना के देंगे। हम जो तामीर और तरक्की का काम करेंगे वोटों के लिए नहीं करेंगे। वोट आने वाली जाने वाली चीजें हैं। बड़ी बार लोगों ने वोट दिया, कई बार नहीं भी दिया, ये वोट शोट मामूली चीजें हैं, लेकिन बात इंसानियत की होती है। मेरा और आपका एक इंसानियत का नाता है, तौर पे रिश्ता है। आप मेरे लिए दिन तोड़ के यहां पे आए मेरी बात सुनने के लिए, मैं आपका आसानमंद हूं इस चीज के लिए। मैं जम्मू से आया यहां आपके पास आपके साथ बात करने के लिए, ना आता तो भी घर में बैठा हुआ था, ठंडे कमरे में एसी लगा के बैठा रहता तो क्या था। लेकिन ये एक दर्द और तल्लक का रिश्ता है कि मैं आपकी बात सुनूंगा, 10 लोगों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक आपकी बात जाएगी। हो सकता है आपकी अगर 100 में से 100 परेशानियां हल नहीं होती तो कम से कम 10 तो होंगी। आपकी मुश्किलात में कमी तो होगी। तो मैं यही कहूंगा कि मेरा आपके साथ कोई एमएलए बनने का रिश्ता नहीं है। हमारा एक नस्ल दर नस्ल चलने वाला रिश्ता है, हमारा एक तल्लक है। हम एक दूसरे की शिनाख्त और पहचान है। किसी को रात को 12 बजे भी तकलीफ होती है तो वो जुल्फकार को फोन करता है, एक उम्मीद से करता। मुझे एक दिन मेरे बेटे ने कहा, पापा आप हर वक्त फोन उठाते हो, रात को 1 बजे भी किसी का फोन आता है उठा लेते हो। मैंने कहा कि उसने इस रियासत में 1.25 करोड़ की आबादी है और किसी को फोन नहीं किया, उसने मुझे फोन किया है। एक उम्मीद उसको नजर आई कि वो जुल्फकार वहां बैठा है, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सकेगा। वो उस उम्मीद से मुझे फोन करता है और मैं उसका फोन ना उठाऊं। मैंने कहा आज के बाद मैं 1 महीना अपने बेटे के साथ बात नहीं की कि तुमने मुझे ये बात क्यों की कि तुम रात को 1 बजे क्यों फोन उठाते हो। ये दर्द का रिश्ता है। हम एक दूसरे का दर्द करें, हम एक दूसरे की हमदर्दी रखें। मुझे नहीं पता कि मैं आपके कितने मसाइल हल कर सकूंगा, लेकिन एक बात मैं आपके साथ वादा करता हूं कि मैं ईमानदारी से अपने दिल से जो मेरे से हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा।
और मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहूंगा कि मैंने आज तक जो काम किया है दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में ईमानदारी से किया है, नेकनीति से किया है, खुदा से डर के किया है। और मैं 20 साल के करीब तकरीबन सियासत में रहा हूं। मुझ पे एक पैसा हराम है, जैसे पैगंबरजादों का खून हो, ऐसी इस तरीके से मुझे इस इलाके का एक पैसा भी मुझ पे हराम। हाँ, आमीन। खाना मैंने आपके घर खाया होगा। आज मैं आया हूं, असलम खान जो खिलाएगा खा लूंगा। आपके घर आऊंगा, जो आप देंगे खा लूंगा। चाय पिलाओगे पी लूंगा, बिस्कुट खिलाओगे खा लूंगा। उसको छोड़ के एक पैसा मुझ पे पिछले 20 साल मुझे सियासत में हो गए, एक आदमी यहां पे ये बात साबित कर दे कि जुल्फकार ने किसी का हकूक खाया, मैं सिर्फ इस काम के एवज एक पैसा खाया no. तो मैं जिंदगी भर सियासत तो सियासत है no. मैं ये मुल्क छोड़ने के लिए भी गया, कोई नाम नहीं लेता। तो लिहाजा मेरी सियासत एक ईमानदारी की सियासत है। मेरी सियासत किरदार की सियासत है। मेरी सियासत धोखे की सियासत नहीं, ना मैं धोखा दे के आया। मैंने पीडीपी छोड़ी क्योंकि पीडीपी का वजूद नहीं था और उस वजूद में आपके मसाइल हल नहीं हो सकते थे। अगर मैं पीडीपी ना छोड़ता तो मैं शायद आपके मसाइल इतनी बेबाकी से उबार नहीं सकता, मैं आपकी बातें ना कर सकता। लिहाजा आपको तल्लक मेरी जात के साथ है। मैं पीडीपी में था, आप महबूबा जी से तो नहीं मिले, आप मुझसे ही मिलते हैं। या यहाँ कोई एनसी में होगा या बीजेपी में होगा, ना तो किसी ने नरेंद्र मोदी से मिलना, ना उमर अब्दुल्ला साहब से मिलना। अब तो सुना है आजाद साहब भी आ गए। तो लिहाजा आपको अपने नुमाइंदे से मिलना है, तो आपका तल्लक मेरी जात के साथ। मैंने आपको कभी भी किसी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग किसी पार्टी के साथ जुड़ते ही नहीं है, छोड़ के चंद लोगों को जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी कोई किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ता है, वो बंदे के साथ जुड़ते हैं। बाकी बड़े बड़े इलेक्शन लड़े हुए हैं, बड़े बड़े लोग देखे हुए हैं। जिन लोगों के साथ हमने इलेक्शन लड़े हुए हैं, उनसे ताकतवर अब इस बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई इलेक्शन लड़ने वाला नहीं। तो लिहाजा ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमने इलेक्शन लड़ा है जो अपने घर से जब निकलते थे 14,000 वोट लेके आते थे। तो पंचाते हम उनको जीरो करके 5-6 हजार की लीड ले जाते थे। ठीक है। तो कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि डीडीसी का इलेक्शन हम धोखे में हार गए। मैं सोच रहा था ये भी असेंबली का इलेक्शन होता है, नया तजुर्बा था। मिना वो पता नहीं था कि ये मेंबर पंचायत वाला इलेक्शन हुआ है। तो लिहाजा मैं वही आपको कहना चाहता हूँ, हाँ उसे तो खामा मारेंगे ना, लेकिन जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। देखो मैं आपको एक बात कहूँ, डीडीसी का इलेक्शन हारना हमारे लिए सबसे बड़ा सबक है। बिल्कुल। अब हम जो 10-20 हजार की लीड लेंगे वो उस डीडीसी के इलेक्शन के बदले में लेंगे, क्योंकि आपने सबको मौका दिया ना, दिया, आपने उनको आजमाया ना, आपने तालीमी निजाम भी बदलवा लिया होगा, आपने यहाँ की मजदूरी भी खत्म करवा दी होगी। देखो ना, हम तो हैं, हमने हमारे जमाने में मजदूर थे इस इलाके में, तो अब उनके जमाने में तो मजदूर नहीं ना होने चाहिए। अब तो सारे गेस्टेड अफसर होने चाहिए, सबके पैंट कोट और टाई होनी चाहिए। दिखती तो नहीं, मुझे किसी ने नहीं पहनी, शायद उनके साथ जो हो उनने पहनी होंगी। तो लिहाजा ये मेरा सिर्फ आपको कहने का इतना ही मतलब है कि आप लोगों को अपने ईमान पे रह के मेहनत करनी चाहिए और हक ना हक को जानना चाहिए। मैं आपको सिंपल 2 बातें कहूंगा लास्ट में, सच और झूठ को परखो। मैं कभी नहीं आपको कहूंगा कि आप किसी के जलसे में नहीं जाओ। आपको उनकी बातों से 90% अगर झूठ नजर नहीं आया तो मुझे कहना बकवास करता था। बिल्कुल। आपने उनकी बातें सुनी भी है और आगे भी सुनोगे। ये निजाम है हिंदुस्तान का, सारा निजाम के मुताबिक सारे चलते हैं।
अब हम कहें कि हम स्कूलों की तकदीर बदल देंगे, मैंने भी बड़ी कोशिश की है।